विद्यार्थियों, कक्षा 11 विश्व इतिहास के अध्यायों को हम निरंतर लेंगे। पहला अध्याय प्रारंभिक समाज। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस पृथ्वी के विकास क्रम के साथ साथ धीरे धीरे मनुष्य का प्रादुर्भाव भी हुआ। समय की शुरुआत से लेकर हम इस अध्ययन को निरंतर रखेंगे। इस अध्याय को समझने के लिए हम इसको अलग अलग भागों में बांट कर चलेंगे। आज का जो हम अध्ययन शुरू कर रहे हैं उसको हम निम्न भागों में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि मनुष्य इस पृथ्वी पर किस प्रकार आया। जैसा कि आप यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं, यह एक बहुत महत्वपूर्ण चित्र है। इस चित्र को अगर हम समझ जाते हैं तो इस पाठ को हमें समझने में बहुत सहायता मिलेगी कि किस प्रकार प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक मनुष्य का विकास हुआ है। प्रारंभिक मानव से लेकर अभी तक का मानव निम्न रूपों में यहाँ पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रारंभ में जहाँ वह दोनों हाथ और दोनों पैरों से चलता था, वह धीरे धीरे खड़ा होने लगा, सीधा खड़ा होने लगा और वर्तमान स्वरूप को प्राप्त हुआ। इस अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए हम मनुष्य के क्रमिक विकास पर अध्ययन करेंगे और उसको विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, जिसमें प्राइमेट, होमिनाइड, होमिनीड, इसी क्रम में आगे जाकर ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव और होमो सेपियंस के ऊपर हम चर्चा करेंगे और इस पाठ को हम निरंतर आगे बढ़ाएंगे। विद्यार्थियों, मैं यहाँ पर आपको कुछ चित्र बता रहा हूँ, इन चित्रों को आप समझने का प्रयास कीजिए। ये हमें आगे इसी पाठ में निरंतर मिलेंगे। यहाँ पर कुछ हमारे पूर्वजों के चित्र दिखाई दे रहे हैं, जो बंदरनुमा हमें दृश्य दिख रहा है कि हमारे पूर्वज किस प्रकार पूर्व में बंदर के समान थे, वानर के समान थे और धीरे धीरे उनका कैसे विकास हुआ। बाद में अपने दोनों पैरों के ऊपर खड़े होने लगे, उनके शरीर पर हमें लंबे लंबे बाल दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य विद्यमान था। तो आइए विद्यार्थियों, मेरे साथ जुड़िए और हम इस पाठ को आगे बढ़ाते हैं। विद्यार्थियों, समय अनवरत रूप से चलता रहता है। इसी अनवरत चलते समय में मनुष्य का प्रादुर्भाव हुआ। ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम मनुष्य का प्रादुर्भाव अफ्रीका महाद्वीप में हुआ। प्रारंभ में मानव शिकार व कंदमूल फल के सहारे अपना पेट भरता था और धीरे धीरे उन्होंने पत्थर से औजार बनाने शुरू किए, आपस में बातचीत करना शुरू किया, भोजन जुटाने व संग्रह की प्रवृत्ति को उत्पन्न किया। इस प्रकार शिकारी संग्राहक समाज, हंटर गैदरर सोसाइटीज़ का प्रादुर्भाव हुआ। तो विद्यार्थियों, मनुष्य ने इस पृथ्वी पर जब प्रारंभ में जन्म लिया तो उसने धीरे धीरे अपना एक समाज बनाना शुरू किया। और समाज किस प्रकार का था? वह समाज था शिकारी समाज, जो अपना भोजन इकट्ठा करके एकजुट रहकर साथ में रहने लगे थे। इसे हम हंटर गैदरर सोसाइटीज कहते हैं। विद्वानों के अनुसार लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व मनुष्य का प्रादुर्भाव इस पृथ्वी पे हुआ है और वर्तमान जिस स्वरूप में हम मनुष्य को देख रहे हैं, उस मनुष्य का प्रादुर्भाव लगभग 1,60,000 वर्ष पूर्व हुआ था। समय की गति के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो मानव का जो विकास होता है वह निरंतर हुआ है, क्रमिक रूप से हुआ है। एक दिन में वह विकास नहीं हुआ है। मानव का विकास क्रमिक रूप से हुआ, इस बात के साक्ष्य हमें मानव की उन प्रजातियों के जीवाश्मों से मिलते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ एक नया शब्द आया है, जीवाश्म। जीवाश्म क्या होते हैं? जीवाश्म से तात्पर्य यह है कि इस प्रकृति में प्रारंभ से जब से मनुष्य ने जन्म लिया है, उसके अस्थि पंजर व उसके अवशेष मिट्टी में दबते चले गए और यह वर्तमान में जब हम खुदाई के दौरान उनको प्राप्त करते हैं तो वह जीवाश्म कहलाते हैं। इन जीवाश्मों के अध्ययन से ही हमें मनुष्य की वर्तमान स्थिति का बोध होता है कि पूर्व में किस प्रकार के मनुष्य इस पृथ्वी पर थे। जीवाश्मों की तिथि का निर्धारण प्रत्यक्ष रासायनिक विश्लेषण द्वारा अथवा उन परतों व तलछटों के काल का परोक्ष रूप से निर्धारण करके किया जाता है जिनमें वे दबे हुए पाए जाते हैं। विद्यार्थियों, एक नया तथ्य यहाँ पर आ रहा है, आप ध्यान से देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। 24 नवंबर 1859 को चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रकाशित हुई, जिसमें डार्विन ने बताया कि मानव का विकास बहुत समय पहले जानवरों से हुआ। विद्यार्थियों, एक नए व्यक्ति का परिचय यहाँ पे हम प्राप्त कर रहे हैं जिनका नाम है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन कौन थे? जैसा कि यहाँ पे आप चित्र भी देख रहे हैं, चार्ल्स डार्विन हमें चित्र में दिखाई दे रहे हैं। चार्ल्स डार्विन एक ब्रिटिश प्रकृतिवादी थे और उन्होंने
सजीवों की उत्पत्ति तथा विविधता को समझाने के लिए या समझने के लिए विकास का सिद्धांत दिया। उन्होंने जो सिद्धांत दिया उसका नाम है विकास का सिद्धांत। और ये सिद्धांत ये बताता है कि मनुष्य की जो उत्पत्ति हुई है वो जानवरों से हुई है। प्रारंभ में मनुष्य जानवर के रूप में था। साथियों, अब हम मानव के क्रमिक विकास की कहानी का अध्ययन करते हैं। क्रमिक कहानी का अध्ययन से पूर्व हम मानव के पूर्वज किस प्रकार के थे उस पर अध्ययन करेंगे। आपको यहाँ पर चित्र के माध्यम से आदमी का किस प्रकार विकास हुआ वो दिखाई दे रहा है। प्रारंभ में मनुष्य झुका हुआ और दोनों पैर उसके ज़मीन पे, आगे के जो दोनों हाथ है वो भी ज़मीन पे है। इससे तात्पर्य हो रहा है कि वह लगभग चारों हाथों पैरों से चलता था। उसके बाद धीरे धीरे उसने सीधा होना, खड़ा होना शुरू किया और वह क्रम बढ़ते गया और वर्तमान मानव का रूप हमें दिखाई देने लगा। बच्चों, इसी चित्र को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर आगे का अध्ययन करेंगे। आप इसको अपने दिमाग में रखिएगा ताकि समझने में हमको आसानी रहे। आधुनिक मानव के पूर्वज लगभग 360 लाख वर्ष पूर्व एशिया तथा अफ्रीका में स्तनपायी प्राणियों की प्राइमेट नामक श्रेणी का उद्भव हुआ। नामों को वैज्ञानिक रूप के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। सर्वप्रथम जो मानव इस पृथ्वी पर हमें दिखाई दिया वह प्राइमेट्स के रूप में था। प्राइमेट्स नामक श्रेणी का उद्भव हुआ। आप यहाँ पर चित्र में भी देख रहे हैं कि प्राइमेट श्रेणी के जो जानवर हैं वो किस प्रकार के हैं। यहाँ पर हमें एक बंदर के समान जानवर दिखाई दे रहा है जो कि बैठा हुआ है। 240 लाख वर्ष पूर्व प्राइमेट श्रेणी में एक उप समूह उत्पन्न हुआ जिसे होमिनाइड कहते हैं। इस उप समूह में वानर या एप शामिल थे। एप से तात्पर्य भी बंदर की प्रजातियों से ही है। विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां होती है बंदरों की उन्हें एप कहते हैं। लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व हमें पहले होमिनिड प्राणियों के अस्तित्व के साक्ष्य मिलते हैं। साथियों, होमिनिड वर्ग होमिनाइड उप समूह से ही विकसित हुआ है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर 3 शब्द नए पढ़े हैं, प्राइमेट्स, होमिनाइड्स और होमिनिड्स। प्राइमेट से तात्पर्य लगभग 360 लाख वर्ष पूर्व जो मनुष्य हमें मिलता था उसे प्राइमेट्स कहा गया है। उसके बाद 240 लाख वर्ष पूर्व के आसपास जो मनुष्य मिला उसे होमिनोइड्स कहा गया है। और 56 लाख वर्ष पूर्व जो मानव हमें मिलता है उसे हम होमिनिड कहते हैं। होमिनिड होमिनाइड वर्ग से ही उत्पन्न हुआ एक प्रजाति है। अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। अब हम प्राइमेट को समझने का प्रयास करेंगे कि प्राइमेट क्या है। प्राइमेट स्तनपायी प्राणियों के एक अधिक बड़े समूह के अंतर्गत एक उप समूह है। जो प्राणियों का जो बड़ा समूह है उसमें एक अलग से एक उप समूह निकाला गया है जिसे कहा गया है प्राइमेट। इस प्राइमेट उप समूह में कौन कौन आते हैं? इसमें आते हैं वानर, लंगूर और मानव, ये इसमें शामिल है। अब इनकी विशेषताएं क्या है, प्राइमेट की पहचान कैसे होती है? तो प्राइमेट की पहचान में पहली विशेषता है कि इनके शरीर पर बाल होते हैं। दूसरी विशेषता कि बच्चा जन्म से पूर्व लंबे समय तक माता के गर्भ में पलता है। तीसरा, माताओं में बच्चों को दूध पिलाने के लिए ग्रंथियां होती है। और चौथी विशेषता, प्राइमेट प्राणियों के जो दांत होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न से तात्पर्य चीरने फाड़ने के अलग, काटने के अलग, चबाने के अलग, जैसे कि हमारे जो दांत होते हैं। इस प्रकार ये कुछ प्राइमेट प्राणियों की विशेषता हम देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। होमिनोइड्स। होमिनोइड बंदरों से कई तरह से अलग होते हैं। होमिनोइड को हम बंदर नहीं कहेंगे, ये बंदरों से थोड़ा भिन्न है। उनके शरीर बंदरों से बड़ा होता है और सबसे बड़ी बात उनकी पूंछ नहीं होती है। बंदरों की विशेषता है कि उनकी पूंछ होती है, जबकि होमिनोइड वर्ग के जो जानवर हैं उनकी पूंछ नहीं होती है। जैसा कि यहाँ चित्र में हमें एक होमिनोइड का उदाहरण दिखाई दे रहा है, इसमें हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इनकी पूंछ नहीं है। विद्यार्थियों, अभी हमने 2 शब्द हमारे सामने आए, होमिनिड एवं होमिनाइड। आखिर इन दोनों में अंतर क्या है? हमने यह तो पढ़ लिया कि होमिनिड जो उपवर्ग है वो होमिनाइड से ही निकला हुआ है, तो आखिर इनमें अंतर क्या है? पहला अंतर, होमिनोइडों का मस्तिष्क होमिनिडों की अपेक्षा थोड़ा छोटा होता है। होमिनाइड चौपाए थे, चौपाए से मतलब है कि 4 पैर थे और वह चारों पैरों से चलते थे। जैसा कि भी हमने सर्वप्रथम देखा था कि जो पहला जो मनुष्य का रूप है वह इस प्रकार का है कि वो चारों हाथों पैरों से चलता है। होमिनाइड के अगले दोनों पैर लचकदार थे। लचकदार से तात्पर्य वह अपने 2 पैरों पर खड़ा हो सकता है और आगे के जो 2 पैर है वो लंबे हैं, उनसे चल भी सकता है और वो दूसरे प्रयोग में भी ले सकता है। होमिनिड सीधे खड़े होकर, अब विद्यार्थियों हम होमिनिड की बात कर रहे हैं। होमिनिड सीधे खड़े होकर पिछले 2 पैरों पर चलते थे और हाथों से औजार बना सकते थे,
जैसा कि यहाँ पर आपको होमिनिड का एक उदाहरण दिखाई दे रहा है। एक व्यक्ति खड़ा है जिसके लंबे लंबे बाल है और वो अपने 2 पैरों पर स्थिर है। यह होमिनिड का उदाहरण है। साथियों, होमिनिडों का उद्भव अफ्रीका में हुआ था। इसके 2 साक्ष्य हैं। पहला, अफ्रीकी वानरों का समूह होमिनिडों से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। दूसरा, सबसे प्राचीन होमिनिड जीवाश्म जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस वंश के हैं पूर्वी अफ्रीका में पाए गए हैं और उनका समय लगभग 56 लाख वर्ष पहले का माना जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि होमिनिडों का जो उद्भव हुआ था वह सबसे पहले अफ्रीका में हुआ। होमिनिडों को कई शाखाओं में बांटा जा सकता है। शाखाओं के लिए यहाँ पर शब्द काम में लिया गया है जीनस। इन शाखाओं में मुख्य रूप से 2 शाखा हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस और दूसरा होमो। ये दोनों महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो के बीच में जो अंतर है वो मुख्य रूप से 3 आधारों पर है। पहला आधार मस्तिष्क, दूसरा जबड़ा और तीसरा दांत। इन तीनों आधारों पर इन दोनों में अंतर पाया जाता है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जो मस्तिष्क है वो बड़ा होता है, जबड़े जो होते हैं वो भारी होते हैं और दांत होते हैं वो ज़्यादा बड़े होते हैं। इस प्रकार इन दोनों प्रजातियों में अंतर किया जाता है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस शब्द कहाँ से आया, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम लैटिन भाषा के शब्द ऑस्ट्रल जिसका अर्थ होता है दक्षिणी तथा यूनानी भाषा के शब्द पिथिकस जिसका अर्थ होता है वानर से मिलकर बना है। इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अब हम आदिकालीन मानव का वर्गीकरण करेंगे कि किस प्रकार आदिकालीन मानव का वर्गीकरण किया जाता है। आदिकालीन मानव के अवशेषों को भिन्न भिन्न प्रजातियों में वर्गीकृत किया गया है। इन प्रजातियों को प्राय उनकी हड्डियों की रचनाओं में पाए जाने वाले अंतर के आधार पर एक दूसरे से अलग किया गया है। उदाहरण के रूप में मुख्य रूप से खोपड़ी और जबड़ों को आधार मानकर इनका वर्गीकरण किया गया है। जैसा कि आपको यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा है कि जो मनुष्य है अलग अलग क्रम में किस प्रकार आगे बढ़ रहा है और उसके साथ में उसकी आपको ऊपर खोपड़ी भी नजर आ रही है। तो खोपड़ी के आधार पर ही मानव की प्रजाति का वर्गीकरण किया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण प्रजाति होमो प्रजाति है। लगभग 25 लाख वर्ष पहले ध्रुवीय हिमाच्छादन से जब पृथ्वी के बड़े बड़े भाग बर्फ से ढक गए तो जलवायु व वनस्पतियां की स्थिति में परिवर्तन आया। बड़े बड़े जो जंगल थे वो पृथ्वी से हट गए, गायब हो गए। इस दौरान जंगलों में रहने के अभ्यस्त ऑस्ट्रेलोपिथेकस के प्रारंभिक जो प्रजाति थी वह लुप्त हो गई और उनके स्थान पर दूसरी प्रजाति का उद्भव हुआ, जिनमें होमो के सबसे पुराने प्रतिनिधि शामिल थे। तो विद्यार्थियों, ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्रजाति के बाद में लुप्त होने के बाद में होमो प्रजाति का प्रादुर्भाव होता है। होमो शब्द का अर्थ क्या है? होमो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आदमी। यहाँ आदमी से तात्पर्य पुरुष व स्त्री दोनों से है, दोनों को इसमें शामिल किया जाता है। वैज्ञानिकों ने होमो को कई प्रजातियों में बांटा है, जिसमें मुख्य रूप से इस प्रकार है। लगभग 3 प्रकार की मुख्य प्रजातियां हैं। पहली प्रजाति होमो हैबिलस। होमो हैबिलस उस प्रजाति को कहते हैं जो कि औजार बनाने वाली प्रजाति के रूप में जानी जाती है। इनके जीवाश्म इथियोपिया में ओमो और तंजानिया में ओल्डुवई गोर्ज से प्राप्त किए गए हैं। अभी हम मानचित्र पे भी इन स्थानों को देखेंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण प्रजाति है वह है होमो इरेक्टस। इस प्रजाति की विशेषता यह थी कि ये सीधे खड़े होकर दोनों पैरों के ऊपर चलती है। इनके प्राचीनतम जीवाश्म हमको अफ्रीका और एशिया दोनों महाद्वीप से मिले हैं। यहाँ पर कई स्थानों से मिले हैं। यहाँ पर कुबीफोरा और पश्चिमी तुर्काना, केन्या, मोर जोकर्तो और संगीरन जावा। इसके अलावा एशिया में जो जीवाश्म पाए गए हैं वह अफ्रीका में पाए गए जीवाश्म की तुलना में बाद के हैं। तात्पर्य ये हुआ कि अफ्रीका में होमो प्रजातियां पहले प्राप्त हुई है और एशिया में उसके बाद में प्राप्त हुई है। तीसरी महत्वपूर्ण प्रजाति होमो सेपियंस। विद्यार्थियों, होमो सेपियंस बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, ये आपके आगे बार बार आने वाला है, इस पर आप ध्यान से सुनिएगा। होमो सेपियंस से तात्पर्य है चिंतनशील मनुष्य। विद्यार्थियों, वर्तमान में हमें जो मनुष्य दिखाई दे रहा है वह चिंतनशील मनुष्य है और इसे ही हम होमो सेपियंस प्रजाति कहते हैं। तो यूरोप में मिले सबसे पुराने जीवाश्म होमो हाइडेलबर्गेसियस और होमो निएंडरथैलिसस के हैं। ये दोनों ही होमो सेपियंस प्रजाति के भाग हैं। विद्यार्थियों, इन दोनों प्रजातियों के जो नाम रखे गए इनके प्राप्ति स्थल के आधार पर रखे गए।
जहाँ से जीवाश्म मिले उसी के आधार पर इन प्रजातियों के नाम रख दिए हैं। इसलिए होमो सेपियंस दो भागों में बढ़ गए, हाइडेलबर्गेसिस और होमो निएंडरथैलिसिस। अब हम यहाँ पर मानचित्र में देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप में मुख्य रूप से इथोपिया, तंजानिया में ओल्डुवई गोर्ज, इसके अलावा कुबीफोरा जो कि नीचे ब्लॉक में दे रखा है, पश्चिमी तुर्काना, केन्या, मोर जोकर्तो और संगीरन जावा, ये सभी स्थल अफ्रीका के हैं और कुछ प्रदेश जो एशिया के हैं वहाँ पर जावा का प्रदेश मिलते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि मनुष्य का जो प्रादुर्भाव हुआ है वह मुख्य रूप से अफ्रीका के क्षेत्र में सबसे पहले हुआ है। अब हम विश्व में मानव प्रजातियों का निवास किस क्रम में बढ़ा है, सर्वप्रथम कब, कहाँ और कौन कौन प्रजाति पनपी, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए विद्यार्थियों इसका अध्ययन करते हैं। 50 से 10 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका में सहारा के आसपास के प्रदेशों में सबसे पहले हमें ऑस्ट्रेलोपिथिकस और प्रारंभिक होमो और होमो इरेक्टस मानव के चिन्ह दिखाई देते हैं। उसके बाद आगे क्रम में 10 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व के आसपास जो मानव था वह अफ्रीका, एशिया और यूरोप के मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में पाया जाने लगा। और यहाँ पर भी जो प्रजाति थी मुख्य रूप से होमो इरेक्टस, आद्य होमो सेपियंस, निएंडरथल मानव, होमो सेपियंस और आधुनिक मानव के चिन्ह यहाँ पर हमें दिखाई देने लगे। क्रम में आगे बढ़ते हैं और लगभग 45,000 वर्ष पूर्व जो मानव था वह ऑस्ट्रेलिया में उसके चिन्ह हमें देखने को मिलते हैं और यह मानव जो था वह आधुनिक मानव के रूप में हमारे सामने आता है। इसी क्रम में लगभग आज से 40,000 वर्ष पूर्व जो मनुष्य था वह उच्च अक्षांश पर यूरोप और एशिया प्रशांत द्वीप समूह, उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका और रेगिस्तानी और वर्षा के वन वाले क्षेत्रों में पाया जाने लगा। और यह जो मनुष्य था यह मुख्य रूप से बाद वाला निएंडरथल आधुनिक मानव के रूप में जाना जाता है। तो विद्यार्थियों आज हमने प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक मनुष्य का विकास किस प्रकार हुआ है इस पर अध्ययन किया है, उसका क्रमिक विकास कितने चरणों में हुआ है उस पर अध्ययन किया है। आने वाले अध्याय में हम इस पर और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ जुड़े रहिए और निरंतर आगे बढ़िए। धन्यवाद।